नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो टॉपिक था, जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हम लोगों ने मापन के बारे में पढ़ा था। और शायद आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो कि हम लोगों ने मापन में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत ही धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिविजन करके आए होंगे और आज की इस वीडियो को भी आप लोग समझने का पूर्ण कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दिया था, जैसे कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होता है, इसे हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं, मैथ होते हैं। और हमें अच्छा टारगेट करने के लिए अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, मतलब 60 से 70 क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे अगर हमको अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। ये भी हमने बताया था। इसके बाद हम लोगों ने मापन के बारे में बताया था, मापन क्या होता है, ठीक है ना, मापन का आविष्कार क्यों किया गया है ना, और मापन से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। उसे हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं। जैसे मूल मात्रक है, एसआई यूनिट हम लोग किसी चीज को कहते हैं, उसका मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो चलता है, सभी देशों में जो चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, क्लियर है। तो इसे हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं, जिसे हम लोगों ने मूल राशि के रूप में देखा है वो, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग मूल मात्रक से संबंधित चीजों को पढ़ने वाले हैं। और मापन से संबंधित है तो कुछ यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और जितनी भी महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं वो भी सारी चीजें पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, याद रखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, मूल मात्रक के रूप में, ठीक है। और इसी पर आज हम लोगों का पूरा चैप्टर आधारित होगा। देखिए, मूल मात्रक क्या है, वे मात्रक जो दूसरे मात्रक के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। बात समझ आ रही है। जैसे मीटर, मीटर दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद से मीटर बनता है और दूसरे को बनाता है, किलोमीटर को बनाता है, मील को बनाता है। ये कौन करता है, मीटर करता है। तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। बात समझ रहे हैं, स्वतंत्र है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अब ये मात्रक दो तरीके से होते हैं। एक तो वो मात्रक होते हैं, इसमें मतलब मूल मात्रक भी दो तरीके से होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक, है ना। मतलब कहना चाहें हम लोग तो मात्रक दो तरीके से होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, है ना। मूल मात्रक हम लोग उसे कहते हैं जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं है, मतलब खुद बनाते हैं। जैसे मीटर बन गया, जैसे सेकेंड बन गया, ये सारी चीजें खुद बनाते हैं ये लोग। जैसे किलोग्राम बन गया, ये खुद बनते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, जैसे हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, केजी मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए इसमें क्या है, एक है कि दो है। इसमें देखो केजी के साथ मीटर भी है, मीटर के साथ सेकेंड भी है, और मीटर के साथ पर सेकेंड स्क्वायर भी है। अब यहाँ पर क्या है कि ये बनकर मिलकर बन रहे हैं, और यहाँ पर सिंगल सिंगल है। तो ये क्या है, मूल मात्रक है, और ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। इसे हम लोग डिराइव्ड करते हैं, बनाते हैं, निकालते हैं। ओके, चलो चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो मूल मात्रक, मूल मात्रक कितने तरीके से होते हैं बाबू, दो तरीके से होते हैं। दो तरीके में कौन कौन से, पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। इसे हम लोग मूल मात्रक ना कह के मात्रक भी कह देंगे तो क्या हो जाएगा, बात बन जाएगी, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, अब तुम्हें छोटी छोटी चीजें वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और मैं तो इसमें बहुत कम वैल्यू लिखवा रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसमें और भी बहुत सारी वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, है ना, और उसे याद करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में समझा दिया। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण मात्रक समझ रहे हैं और वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो इसे याद रखना, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10 के पावर 3 मीटर। 10 के पावर 3 मीटर, 10 के पावर 3 मतलब क्या, 10 गुने 10 गुने 10, मतलब 1000 मीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 किलोमीटर, है ना। तो ये हो गया, है ना, 1 किलोमीटर। इसके बाद क्या है, 1 माइक्रोमीटर, 10 के पावर -6 मीटर। माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत कम, हमें बहुत कम, 1/10 की, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 के पावर -6 है ना, इसको 10 के पावर 6, 1/10 के पावर 6 कर देंगे। और जब ये ऊपर जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 10 के पावर -6, है ना।
इस तरीके से हम लोग इसे समझते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9, इसके बाद 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10। क्या मीटर, क्या है यहाँ पे मीटर है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको नॉर्मल डेटा है, कितना है 2 2 4 1 5, बस 5 याद रखने हैं, जबकि 20 25 है जिसे आपको याद रखने चाहिए। पर यहाँ पे जितना जरूरी है, बेकार में हम लोग पन्ना भर के कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना काम आएगा। ठीक है, अब देखो दूरी मापने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानो मुझे कि मीटर को मैंने एक क्या किया, मैंने मीटर, अब 1000 मीटर कहने में अच्छा नहीं लगता, एक पर 3 जीरो लिखना पड़ता है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 1 किलोमीटर, एक पर सिर्फ 1 लिख दिए, आगे में केएम लिख दिए, तो बात बन जाती है। और हम जब किलोमीटर से बचना चाहते हैं तो दूसरे दूसरे चीजों का प्रयोग करते हैं जो बड़ी बड़ी मात्रा है ना। जैसे खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं, जैसे पार्सेक का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ये सभी चीजें हम लोग किसको मापने के लिए करते हैं, दूरी मापन के लिए करते हैं। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में दूरी मापने का कौन सा ये यंत्र है, नियम है। यहाँ पे दे देगा प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, अब तुम्हें पता रहेगा तो तुम लोग मार दोगे, दूरी मापा जाता है, सिंपल क्वेश्चन। या 1 खगोलीय इकाई बराबर होता है, तो ये होता है 1 खगोलीय इकाई बराबर, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो समझना, दूरी मापने के लिए हम लोग, बड़ी बड़ी दूरी मापने के लिए हम लोग कुछ राशियों का प्रयोग करते हैं, कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं, जिसे खगोलीय इकाई के रूप में, पार्सेक के रूप में, प्रकाश वर्ष के रूप में एवं अन्य चीजों के रूप में भी दिखाते हैं। तो चलो लिखो अब तुम लोग 1 खगोलीय इकाई बराबर, देखो 1 खगोलीय इकाई की दूरी कितनी होती है, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा औसत दूरी को, बीच की औसत दूरी को, बीच की औसत दूरी को। ठीक है, बीच की औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब देखो 1 खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर, इतने वैल्यू है, इतना वैल्यू हो छे एकर। ठीक है, 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है हमारे पास, दूरी मापने के लिए हम पार्सेक का प्रयोग करते हैं, और इसका भी उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, खगोलीय दूरी को निकालने के लिए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी को निकालने के लिए हम लोग पार्सेक का उपयोग करते हैं। तो पार्सेक बराबर क्या होता है, 1 पार्सेक बराबर 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर, और 1 पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, यह भी दूरी मापने का क्या है, एक तरीके से यंत्र है। ठीक है, इसमें हम लोग दूरी निकालते हैं प्रकाश वर्ष के माध्यम से, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो वहां पे हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब अगला क्या है, बैरल। नाम सुने होंगे तुम लोगों ने कि पेट्रोल बैरल में आता है, 5 बैरल, 5 बैरल करके आता है, 10 बैरल, 20 बैरल, 30 बैरल, ऐसे करके आता है। तो द्रव को आयात और निर्यात करने के लिए, या तो अपने देश से दूसरे देश में देने के लिए, या बिहार से उत्तर प्रदेश, या बिहार से कानपुर, या कहीं और देने के लिए हम लोग तेल को बैरल में भर के देते हैं। और 1 बैरल में कितना होता है, 159 लीटर होता है। ठीक है, इसे याद रखना, 1 बैरल में कितना होता है, 159 लीटर। अब अगला क्या है, मोल। मोल, कार्बन 12 के परमाणु भार के बराबर क्या होता है, मोल का वैल्यू होता है। मोल बहुत सूक्ष्म वैल्यू है, और इसका मान कितना होता है, कार्बन 12 के परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारी मात्रक पद्धतियां हैं जो दुनिया में धीरे धीरे हमारे सामने आई, धीरे धीरे, एक बार ही नहीं आ गया। जैसे हेलीकॉप्टर की बात करें तो एक जमाना था कि हेलीकॉप्टर को सपनों में देखा जाता है कि आदमी उड़ जाता होगा। 18वीं सदी में लोग उड़ नहीं सकते थे, सिर्फ नाव चला सकते हैं। नाव में भी मशीन इंजन नहीं था, लोग हाथ से नाव चलाते थे। इस तरीके से लोग
आविष्कार किए और आविष्कार करते करते इस धरती पर बड़ी बड़ी चीजों को लाया। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड आज हमारे पास यूं ही नहीं पहुंच गया, बल्कि पहले हम लोग लकड़ी पर लिखते थे, फिर हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखने लगे और आज हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। मतलब क्या है कि इस तरीके से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हो सकता है आने वाले 20 वर्ष में डिजिटल बोर्ड से भी कोई और बोर्ड आ जाए जो इससे बेहतर काम करे, है ना। तो इस तरीके से दुनिया में मापने के लिए, वस्तुओं को मापने के लिए बहुत तरह के मात्रक सामने आए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, MKS पद्धति कहते हैं, CGS पद्धति कहते हैं, FPS पद्धति कहते हैं, और जो अभी जिस मात्रक पर हम लोग हैं उसे हम लोग SI मात्रक कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों का यात्रा हुआ है। अब MKS पद्धति में क्या है, जरा ध्यान देना। MKS पद्धति में क्या है, इसे हम लोग कहते हैं मीटर, क्या कहते हैं, लिखना मेरे साथ, मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम और सेकंड। अब तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखना चाहूँ, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसका काम है मुझे, ठीक है, ऊपर मुझे काम है, मिटा दिया मैंने। अब यहाँ पर लिखो लंबाई, ठीक है, यहाँ पर लिखो द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या बाबू, भार। यहाँ पर लिखो टाइम, क्या लिख सकते हो तुम लोग, टाइम, ठीक है। देखो MKS सिस्टम में मीटर का प्रयोग किया जाता था लंबाई को मापने के लिए, द्रव्यमान का प्रयोग, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का, और टाइम को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग करते थे। अब पूछ देगा कि MKS पद्धति के अनुसार द्रव्यमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो आप लोग के ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोग पढ़े हैं, तुरंत कहिएगा कि द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते थे, बात खत्म है। MKS किलोग्राम से वजन, ओके। अब CGS पद्धति है, CGS पद्धति में क्या करते हैं हम लोग, लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर, और किलोग्राम को मतलब द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम का, और टाइम को वही सेकेंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि CGS पद्धति में लंबाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, क्या देना है, सेंटीमीटर। अब अगला पूछेगा FPS सिस्टम में, इसमें हम लोग कहते हैं फुट, पाउंड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड, ठीक है। अब देखो फुट, पाउंड, सेकेंड, फुट में क्या होता है, हम लोग लंबाई को निकालते हैं। जैसे राजमिस्त्री जितने भी काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, वो लोग लंबाई को किस में मेजर करते हैं, फुट में मेजर करते हैं, फीट कहते हैं इसे हम लोग, है ना। आमचाल की भाषा में फीट कहते हैं, पर होता क्या है, फुट होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि FPS पद्धति के अनुसार द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो पाउंड में मापा जाता है। 17वीं और 16वीं शताब्दी में FPS का इस्तेमाल यूरोप में बहुत ज्यादा किया जाता था, और इंडिया में भी पाउंड का प्रयोग किया जाता था। आज के जमाने में जो हमारे पास उपस्थित है उसे हम लोग कहते हैं SI सिस्टम। SI को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, SI सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में, तीसरे देशों में भी इसका उपयोग होता है ना, सभी देशों में इसका उपयोग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, SI सिस्टम कहते हैं। अब ये हो गया मापन से संबंधित, ठीक है। अब अगला पर पहुंचते हैं कि महत्वपूर्ण मापन यंत्र। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें को देख लिया, लगभग बहुत सारी चीजें देख लिया, मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग भी समझ आ रहे हैं, समझ रहे होंगे चीजों को और समझने का कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान देना और चीजों को अभी से रिलेट करने की कोशिश करना, मैं और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण मापन यंत्र, हम लोगों ने तो मापन को पढ़ रहे हैं, अब पता तो चले कि ये जो बल्ब मेरे साथ जल रहा है ये कितना यूनिट बिजली खा रहा है, अब इसे भी निकालना पड़ेगा, इसे निकालेंगे यूनिट में, तो जब हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे तो वहां पर यूनिट पढ़ाएंगे, यूनिट कैसे निकालते हैं, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरीके से बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण मापन यंत्र का जो प्रयोग करते हैं दुनिया में, जैसे नाव चलता है पानी में, जहाज चलता है पानी में, तो वो ऐसे ही नहीं चलता है,
जैसे तुम लोग देखते हो उसके पीछे बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं, उस हिसाब से वो नाव क्या करता है, मूव करता है, चलता है। तो महत्वपूर्ण मापन यंत्र लिख के आप लोग लिखिएगा। पहला सोनार, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोनार, SONAR। देखो सोनार के माध्यम से क्या करते हैं, जो नाव चलते हैं, जो जहाज चलते हैं समुद्र में, उसके माध्यम से एक साउंड छोड़ा जाता है, आवाज छोड़ी जाती है, वेव। और उस साउंड की वजह से हम लोग पता लगाते हैं कि कहाँ पर कौन सी वस्तुएं हैं। जैसे मान लो कि हवा में कोई जहाज उड़ रहा था और वो क्रैश कर गया, मतलब आग लग गई, उसके वजह से समुद्र में गिर गया। अब गिर गया तो मुझे पता लगाना है कि ये समुद्र में कहाँ गिरा है ना। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, जहाज में बैठूंगा, पानी वाले जहाज में, इसके बाद पानी में जाऊंगा, उसमें मशीन लगे रहते हैं, साउंड, और साउंड नेविगेशन छोड़ते हैं, सोनार छोड़ते हैं, और सोनार से पता लगाते हैं कि कोई वस्तु टकरा रहा है। आवाज उसमें अगर टकराएगा तो मुझे बताएगा कि ये आवाज लोहा पे टकरा रहा है। मुझे पता है कि लोहे से ही बनाए जाते हैं एरोप्लेन, है ना। तो मैं उसको तुरंत क्या करूंगा, जहाज के माध्यम से ढूंढूंगा। तो इस मदद से हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। तो सोनार, इसको फुल फॉर्म सबसे पहले याद करो तुम लोग, फुल फॉर्म याद करो सबसे पहले, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड को नेविगेट करके, रेंजिंग लाके हम लोग किसी वस्तु की उपस्थिति को पता करते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ लिखिएगा, यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेना बाबू, समुद्री जहाजों में, ठीक है। अब है रडार, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो सोनार का उपयोग तो हम लोगों ने पानी में किया, ठीक है, जब हम समुद्र के नीचे गए तो मैंने उसका उपयोग किया। लेकिन रडार का उपयोग हम लोग वायु में करेंगे। जब हम वायु में अपने प्लेन को उड़ाएंगे तो प्लेन में रहता है रडार सिस्टम, रेडियो के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि हमारे आसपास कौन सी चीजें हैं। खिड़की झांक के नहीं ना देख सकते हैं, इतने ऊपर में 60,000 फीट ऊपर में हमारा प्लेन चलते रहता है, उड़ते रहता है, तो उसमें हम लोग खिड़की नहीं खोल सकते हैं। वहां पे सिर्फ रडार का प्रयोग करके पता करते हैं कि हमारे पड़ोस में कौन सा प्लेन है या फाइटर विमान है, क्या है नहीं है, कैमरा वैमरा लगा रहता है, तो रडार का प्रयोग करते हैं। इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लिख लेना यहाँ पे, प्लेन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, प्लेन में करते हैं। अब इसी तरीके से कुछ और यंत्र हैं जिसका प्रयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं, जैसे लैक्टोमीटर। आप लोगों ने दूध वाले को देखा होगा, दूध में वो लैक्टोमीटर गिराता है और दूध को माप लेता है कि कितना शुद्धता है इसका, है ना। इसी तरीके से कुछ चीजें हैं, जैसे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव को मापने में करते हैं। द्रव मापने में कुछ भी आ सकता है, पानी, जल, दूध आदि आदि, जो भी सारी चीजें हैं, तेल, ये सभी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर को वायु के नमी मापन के लिए हम लोग करते हैं। वायु में कितनी आर्द्रता है ना, कितना ज्यादा इसमें पानी की मात्रा है, हवाएं कैसी चल रही हैं। ऐसे तो मुझे पता चल जाता है कि हवा में अभी नमी है कि नहीं, हवा अभी सूखापन है, ये पता चल जाता है, बट एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आमीटर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए, है ना। आमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए, अगर आंधी तूफान आएगा तो कैसे पता चलेगा कि ये वायु इतनी रफ्तार से चल रही थी, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का। इसके बाद क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग विद्युत विभव, देखो ये भी कट गया है, विद्युत विभव क्या किस में करते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। और इसके बाद सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का उपयोग कहाँ करते हैं, भूकंप मापने के लिए कि कितना भूकंप आया है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, शायद डेटा है ये, कभी कभी पूछ देता है तो आपसे पूछ सकता है। इसी के साथ एक और याद रखना, गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की उपस्थिति जांच करने के लिए हम लोग करते हैं। ऐसे विद्युत जब पढ़ाएंगे तब ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लगभग मापन के सभी पहलुओं को हम लोगों ने पढ़ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारी चीजें
समझ गए होंगे। देखिए आपसे क्या क्या पूछा क्या जा सकता है। जैसे सबसे पहले तो एक पूछा जा सकता है, अगर मैं शुरू से बात करूं तो राशि के बारे में पूछ दे। सबसे पहला यही पूछ सकता है कि निम्न में कौन अदिश है या कौन सदिश है। यहां से एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। इसके बाद एक मापन से मात्रक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक नैनोमीटर बराबर, एक माइक्रोमीटर बराबर, एक पिकोमीटर बराबर, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक यंत्र के बारे में पूछा जा सकता है और एक विमीय के बारे में पूछा जाता है। इसका वेटेज कभी कभी रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। तो एक विमीय सूत्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। मात्रक में आप लोग खगोलीय इकाई, पारसेक, है ना, खगोलीय इकाई, पारसेक, ये वगैरह सब आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, और अब आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये हमारा जो टॉपिक था यूनिट 1 का था और यूनिट 1 में लेक्चर नंबर 2 था और ये वीडियो आज खत्म हुआ और ये लेक्चर भी आज खत्म हुआ। ठीक है, जो भी सारी चीजें होंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।